नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबरों का रुख करेंगे गैरसैंण से खबर, जहां पर आज बजट पेश करेगी त्रिवेंद्र सरकार। तो शाम 4 बजे सदन में बजट पेश किया जाएगा और करीब 59,000 करोड़ के बजट का अनुमान जताया जा रहा है। बजट में हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की जाएगी। युवाओं, महिलाओं और किसानों पर खास तौर पर फोकस करने की तैयारी उत्तराखंड सरकार कर रही है। तो बजट को लेकर के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है हर वर्ग को ध्यान में रख करके इस बजट को तैयार किया गया। इससे पहले भी जब उत्तर प्रदेश का बजट भी पेश किया गया था तब भी इसी तरीके से कहा गया था, लेकिन अब उत्तराखंड का बजट पेश होने वाला है और उत्तराखंड का बजट पेश होने से पहले ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर ही इस बजट को तैयार किया गया है। तो अब देखना ये होगा कि जब ये बजट पेश होता है तो इस बजट पेशी के बाद से क्या लोगों में वाकई इस बजट को लेकर के खुशी देखी जाएगी या फिर नाराजगी का ही सामना लोगों को करना पड़ेगा। क्योंकि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो साफ कह दिया है कि युवाओं, महिलाओं और किसानों को फोकस किया गया है, उन पर फोकस रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ये बातें मैं आपको बता रही हूँ। साथ ही ये भी कहा है कि 59,000 करोड़ का ये बजट होने की आशंका, उम्मीद जताई जा रही है। तो करीब 59,000 करोड़ के बजट का अनुमान जताया जा रहा है कि आज जो बजट पेश करने जा रही है उत्तराखंड सरकार, ऐसे में शाम 4 बजे जो बजट पेश होगा 59,000 करोड़ का ये बजट हो सकता है, यह अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात को स्पष्ट किया है कि अगर ये एक तरीके से जो बजट तैयार किया गया है ये बड़ा होने के साथ साथ इस बात को खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस किया गया है। और ये 3 ऐसे पिलर्स या एक तरीके से स्तंभ, हम कह सकते हैं कि स्तंभ को देखते हुए ही इस बजट को तैयार किया गया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए फहीम तन्हा, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो अनुमान जताया जा रहा है 59,000 करोड़ का ये बजट हो सकता है, तो किन किन मुद्दों को लेकर के, किन लोगों को लेकर के ध्यान में रख करके इस बजट को तैयार किया गया है? देखिए, बजट को तैयार करने में जो अगर ध्यान की बात करें या किन विषयों को फोकस किया गया है, तो इसमें मुख्य तौर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने को लेकर के फोकस किया गया है, क्योंकि रोजगार का मुद्दा बड़ा मुद्दा रहा है। और इसको लेकर के जब बजट को लेकर फीडबैक लिए गए थे उस समय भी जनता की तरफ से काफी इसमें सुझाव आए थे। तो इसमें एक बड़ा जो फैक्टर रहेगा बजट का उस पर किया गया है। और दूसरा जो जेंडर बजट है उसको लेकर के भी किया गया है, क्योंकि महिला मातृशक्ति और करके सरकार की कई योजनाएं हैं उसमें प्रस्तावित की गई है, उनके लिए प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा जो युवाओं के कल्याण के लिए इसमें रोजगार के नजरिए से जैसे हमने जिक्र किया, तो पलायन का मुद्दा है उसको फोकस में रखा गया है। और जो विकास योजना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको लेकर के इसमें रखा गया। तो तीसरा एक और जो बड़ी बात इसमें की गई है वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के भी बड़े बजट का प्रावधान किया गया है। नहीं, एक तरीके से कहें कि जो चुनावी वर्ष है, अंतिम वर्ष सरकार का 5 साल का बजट है और इस 5 साल को चुनावी वर्ष के रूप में माना जा रहा है, तो लिहाजा एक लोक लुभावन के तरीके से जो योजनाएं होती हैं उसमें जो सरकार का संकल्प होता है वो इसमें सारा रखा गया। और किसी तरीके का कोई बजट में कोई भी टैक्स किसी तरीके का नहीं बढ़ाया गया है। इसमें जनता को राहत देने की बात की गई है, एज इट इज की गई है अगर टैक्स के हिसाब से देखें। लेकिन इसमें ये नई योजनाएं ठीक, लेकिन फहीम, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि 4 साल तो त्रिवेंद्र सरकार को हो चुके हैं, लेकिन इन 4 सालों में जो राजस्व विभाग को भी घाटा पहुंचा था, क्या उसे उभरने के लिए भी इस बजट में कुछ प्रबंध किए गए हैं? देखिए, जिस तरीके के संकेत हैं उस तरीके के प्रबंध की व्यवस्था की जा रही है, जो संकेत अभी तक है। लेकिन स्पष्ट तौर पर इसमें सरकार आगे आने वाले दिनों में राजस्व को लेकर के कितना कलेक्ट होना है, राज्य के स्रोतों से कितना आना है, फिर बाह्य सहायता कितना आना है, केंद्र सरकार का कितना आना है, ये बजटीय प्रावधान बजट पेश होगा 4 उसके बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन जो संकेत है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के भी बयान इसमें लगातार आए हैं बजट को लेकर के, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा है कि एक अच्छा बजट होगा और जनता इस बजट से जुड़ा हुआ महसूस करेगी और सर्वांगीण विकास वाला बजट होगा। तो अगर हम इस बयान को देखते हैं तो फिर ये एक उम्मीद बनती है कि बजट एक समग्र विकास की
अवधारणा को लेकर के आगे बढ़ेगा और उस तरीके का बजट पेश होना चाहिए। क्योंकि जो जब समग्र विकास की बात कहती है सरकार, तो एक समग्र विकास का मतलब बहुत साफ तौर पर ये भी उम्मीद की जाती है कि जो पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र इन दोनों के विकास का असंतुलन है उसको साधने की कोशिश की जाए, जो लगातार मुद्दा उठता रहा है पिछले 20 वर्षों में। क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र की चाहे तो विकास दर की हम बात कर लें जिलेवार, या फिर हम प्रति व्यक्ति आय की बात कर लें, तो वो जिले पर्वतीय जिलों में, और जो मैदानी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, इन जिलों को छोड़ दे तो इन जिलों में ज्यादा विकास दर देखने को मिलती है, ज्यादा प्रति व्यक्ति आय देखने को मिलती है, पर्वतीय क्षेत्रों में कम है। तो ये जो असंतुलन है ये साधने की कोशिश होगी, इसकी उम्मीद की जा सकती है। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका फहीम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस होगा और इस फोकस को ध्यान में रखते हुए ही इस बजट को तैयार किया गया है, ऐसा कहना है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का। हर वर्ग को ध्यान में रख करके इस बजट को तैयार किया जा रहा है। और वहीं औरैया के विधुना कोतवाली क्षेत्र के कनपुर गांव में दहेज के कारण एक नवविवाहित की जान चली गई। 2 साल पहले हुई शादी के बाद से लगातार ससुराल वालों पर ये आरोप लगाया जा रहा था कि 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर के महिला के साथ मारपीट की जा रही थी। वहीं महिला के परिजनों की तहरीर पर ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ अब तक मामला दर्ज किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक ससुराल वालों ने मायके पक्ष के लोगों को सूचित किया कि आपकी बेटी की हालत गंभीर है और उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब मायके वाले वहां पहुंचे तो ससुराल पक्ष के लोग शव को छोड़कर फरार हो गए। यह खबर औरैया से दहेज न मिलने की वजह से नवविवाहिता की जान ली गई है और ऐसा कहना है परिजनों का। परिजनों ने यह आरोप ससुराल पक्ष के लोगों पर लगाया है कि दहेज की मांग लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन जब दहेज नहीं दिया गया तो महिला के साथ बदसलूकी की गई, महिला के साथ मारपीट की जा रही थी और वही महिला के परिजनों ने इस पूरे मामले में तहरीर दर्ज करवा दी है और ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर अब तक मुकदमा दर्ज करवाया जा चुका है। मेरी लड़की मार डाली। कब शादी की थी आपने बच्ची की? अब 2 साल पहले शादी को। कहाँ की थी? ऐसा है। कहाँ की थी आपने शादी? नहीं, कनपुर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गढ़वाना के। क्या हुआ आज? क्या हुआ ऐसा? ऐसा क्या हुआ था? अरे मारा तो भारत पीटा रहा था तो बहुत परेशान करता तो माता ही मार डाली बड़ी बड़ी मेरी। किसके यहाँ ब्याही थी कानपुर में? कनपुर यहाँ थी, प्रदीप लड़का है, बाप को नाव देवी है। क्या करते हैं ये लोग? लड़का था एम्बुलेंस पे है और बाप खेती कराता है। कब की घटना है? ऐसा मांगा तो हम पे मोटरसाइकिल 1 लाख रुपया नहीं दे पाए हमने, जो है बहुत मोड़ी मारा। तो कब की घटना है? हाल आज की है। आपको कैसे मालूम पड़ा? हमको साहब पता चलो दमा दे मैं यही देखो। कल करीब 3-4 बजे थाना विधुना कोतवाली पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कनपुर गांव में एक महिला जिसकी शादी करीब 2-2.5 वर्ष पूर्व हुई थी, उसकी मृत्यु हो गई है। और सूचना पर कोतवाली विधुना की पुलिस ने एसडीएम महोदय से उसका पंचायतनामा भरवा करके और पोस्टमार्टम कराया और परिजनों से तहरीर लेकर के मुकदमा कायम किया है और घटना की पूरी तफ्तीश हो रही है। जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई जाए। जहां पर 5 लोगों पर ससुराल पक्ष के 5 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं, जबकि महिला के परिजनों ने यह आरोप लगाते हुए 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया। 2 साल पहले ही महिला की शादी हुई थी। चित्रकूट में ट्रेन के आगे कूदकर प्रेमी युगल ने खुदकुशी कर ली है। दोनों के बीच काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मध्य प्रदेश के डभौरा के रहने वाले थे दोनों लोग। तो सूचना मिलने पर पहुंचे दोनों लोगों के परिजन। युवक के परिजनों ने आरोप लगाया है। युवती के परिजनों ने पुलिस में इस बात की शिकायत की थी। शिकायत के बाद 1 हफ्ते से गायब बताया जा रहा था बेटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस, जिसके बाद से इस मामले की जांच पुलिस की तरफ से जारी है। चित्रकूट का पूरा मामला बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के डभौर में रहने वाले दोनों प्रेमी युगल बताए जा रहे थे, जिन्होंने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। तो चित्रकूट की खबर, जहां ट्रेन के आगे कूदकर प्रेमी युगल ने खुदकुशी की है। दोनों के बीच काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मध्य प्रदेश के डभौरा के रहने वाले थे दोनों लोग और
इसके बाद ये जानकारी मिली कि दोनों ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दी। ये घटना हुई है सर, एक हफ्ता से घर से निकले हैं और ये लड़की कल से निकली है, तो ये दोनों प्रेम में रहे हैं, तो इसलिए क्या कहते ये लोग निकले हैं वहाँ से। हम लोग का पता नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा। इनकी मम्मी कल गई तो 2 बजे मेरे पास पहुँची, फ़ोन लगाई, कहीं कि वो लेके भाग गया रोली का, उसका नाम रोली था। और सर फिर कैसे आपको सूचना मिली? हमको पुलिस द्वारा सूचना मिली है सर। तो क्या उम्र थी इनकी? कि लड़के का? हाँ, लड़के क्या उम्र थी? लड़के के 25 साल उम्र थी और लड़की की? लड़की के 15 साल। तो कब से इन लोग का प्रेम प्रसंग चल रहा था? ये सर कम से कम 5-6 महीने से चल रहा है ये। तो शादी आदि की लोगों ने बात करी थी आप लोग उस परिवार नहीं में? तो ये शादी वादी की ये कुछ उनकी ना माँ बोली ना ये बोला कुछ हम लोग से। अभी वो नाबालिग लड़की थी इसलिए नहीं बोला गया है। और कुछ परेशानियां थे क्या इन लोग के साथ में? इन लोग की परेशानी, इनकी माँ और बब्बा इनके गए थे थाने में रिपोर्ट करने, उसी दिन से लड़का भाग गया है घर छोड़ के। खबर गोरखपुर से। सीएम योगी ने रबर डैम का निरीक्षण किया है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर फर्टिलाइजर रबर डैम का निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। सीएम के साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला भी इस दौरान मौजूद रहे। एडीजी जोन, आईजी रेंज, डीआईजी, एसएसपी, डीएम समेत अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। थोड़ी देर में खाद कारखाने का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इससे पहले डैम का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और आज का गोरखपुर का दौरा बताया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। जब गोरखपुर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर फर्टिलाइजर रबर डैम का निरीक्षण किया और इसके बाद बताया जा रहा है, ये उसी वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर की तस्वीर बताई जा रही है जब सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए यहाँ पर मुलाकात करते हुए नजर आ रहे तमाम अधिकारियों से और यहाँ गोरखपुर में पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो रबर डैम का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हिंदुस्तान यूनिलीवर फर्टिलाइजर रबर डैम का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी यहाँ पहुंचे। ये उस वक्त की तस्वीरें जब अधिकारियों से वो बातचीत करते हुए नजर आए। तो वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे थे और एडीजी जोन, आईजी रेंज, डीआईजी, एसएसपी, डीएम समेत अधिकारी भी उस वक्त मौजूद थे। तो ये उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और थोड़ी देर में इसके बाद से कहा जा रहा है कि खाद कारखाने का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो लंबे समय से इस डैम का कार्य चल रहा था और इसी का जायजा लेने के लिए, निरीक्षण करने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंच गए। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जबकि गोरखपुर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। जब से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से गोरखपुर को विकसित होता हुआ देखा जा सकता है, खासतौर पर इसे क्योंकि बेहद पिछड़ा हुआ बताया जा रहा था कि कई इलाके ऐसे उत्तर प्रदेश के जिनको विकसित किया जा चुका था, लेकिन ऐसे अभी और भी कई इलाके रह गए थे जिन पर काम करना जरूरी था। लेकिन जब से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तब से गोरखपुर पर भी काम हो रहा है, विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है और ऐसे में आज रबर डैम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद से खाद कारखाने का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में पहुंचेंगे। और वहीं बदायूं के दातागंज में राम भक्तों का जोरदार स्वागत किया गया। तो नगर वासियों ने पुष्प वर्षा कर राम भक्तों का स्वागत किया है। राम भक्ति में लीन भक्तों ने प्रभु श्री राम के नारे भी लगाए। तो दिल्ली से अयोध्या पैदल जा रहे हैं राम भक्त। पुलिस प्रशासन भी इस दौरान मौजूद दिखी और मुस्तैदी के साथ पुलिस प्रशासन की टीमें भी यहां पर दिखाई पड़ी। और साथ ही खबर आपको बदायूं की बता रहे हैं, दातागंज में राम भक्तों का जोरदार स्वागत हुआ है। भव्य तरीके से स्वागत किया गया राम भक्तों का। जब राम भक्त यहां पर दिल्ली से पैदल पहुंच रहे थे उस दौरान जो नगरवासी बताए जा रहे थे, नगरवासियों ने पुष्प की वर्षा इन राम भक्तों के ऊपर की। तो राम भक्तों का जोरदार स्वागत किया गया है बदायूं में। बदायूं की खबर आपको बता रहे जहां पर राम भक्तों का भव्य तरीके से पुष्प वर्षा के साथ नगरवासियों ने स्वागत किया है। राम भक्ति में लीन भक्तों ने प्रभु श्री राम के नारे भी इस दौरान लगाए। दिल्ली से अयोध्या पैदल जा रहे हैं ये सारे राम भक्त। तो पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखी है। यहाँ तमाम पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। पुलिस फोर्सेस को यहाँ उतारा गया है ताकि सुरक्षा में कोई किसी प्रकार की कमी ना रहे। तो खबर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली से अयोध्या जाते वक्त जो राम भक्तों की ये पूरी देखिए, ये जन सैलाब एक तरीके से कहा जा सकता है राम भक्तों का।
यहाँ पर कितनी भारी मात्रा में भीड़ भी देखने को मिल रही है इस वीडियो में, आप इस बात से अंदाजा लगाइए, क्योंकि यहाँ पर भगवा रंग पहने हुए ये तमाम राम भक्त नजर आ रहे हैं और उनके हाथ में झंडा होने के साथ साथ प्रभु श्री राम का तस्वीर भी देखने को मिल रहा है। बधाइयों की खबर, दातागंज में राम भक्तों का जोरदार स्वागत किया गया है। नगर वासियों की तरफ से पुष्प वर्षा की गई है राम भक्तों के ऊपर। और चित्रकूट में रोज रुकेगी बरौनी अहमदाबाद स्पेशल एक्सप्रेस। तो सांसद आरके सिंह पटेल ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन से बांदा तक सफर भी किया। चित्रकूट में अब ये एक्सप्रेस वे जो बताई जा रही है उस हरी झंडी दिखाने का काम किया गया, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि चित्रकूट में रोज बरौनी अहमदाबाद स्पेशल एक्सप्रेस रुकेगी। इससे पहले ये देखा जाता था कि कुछ ही दिन यहाँ से रवाना होती थी, जिसके बाद अब ये ऐलान कर दिया गया चित्रकूट में रोज रुकेगी बरौनी अहमदाबाद स्पेशल एक्सप्रेस। सांसद आरके सिंह पटेल ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन से बांदा तक सफर भी किया। तो ये उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब सांसद आरके सिंह पटेल खुद यहाँ पहुंचे हुए थे। हरी झंडी उन्होंने दिखाई है और हमारे बुंदेलखंड के चित्रकूट बांदा सहित पूरे छतरपुर महोबा से लेकर के ये ट्रेन गुजरेगी आपकी इधर खजुराहो से, तो ये सीधे जाएगी अहमदाबाद। तो इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में आसानी होगी। सरदार पटेल सरोवर जो सरदार पटेल जी की दुनिया की सबसे बड़ी स्टेच्यू माननीय मोदी जी ने गुजरात में लगाई है, वहाँ के पर्यटक वहाँ जो जाते हैं तो बिहार से, हमारे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, ये तीनों क्षेत्रों से जोड़ करके ट्रेन वहाँ जा रही है। तो सरदार पटेल जी की उस पर्यटक स्थल तक जाने के लिए भी ये ट्रेन हमारी सुगमता होगी, आसान होगा, वहाँ लोग जाएंगे, चित्रकूट से जुड़ाव होगा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मोदी जी को, माननीय गोयल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और खबर हरदोई से। हरदोई में लाठी और डंडों से पीट पीट कर एक पुजारी की हत्या कर दी गई। मंदिर के पास झोपड़ी में पुजारी का शव मिला है। पुजारी को काफी दिनों से मिल रही थी धमकियां। सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां कर दी गई है। मंदिर के पास से पुजारी के शव को बरामद किया गया है। दरअसल काफी लंबे समय से इस पुजारी को मारने की धमकियां लगातार मिल रही थी। हरदोई में लाठी डंडों से पीट पीट कर पुजारी की हत्या कर दी गई है। मंदिर के पास झोपड़ी में इस पुजारी के शव को बरामद किया गया। पुजारी को काफी दिनों से धमकियां मिल रही थी। सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हरदोई की खबर, जहां पर काफी लंबे समय से पुजारी को जान से मारने की धमकी मिल रही थी, लेकिन लाठी डंडों से पीट करके पुजारी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुजारी के शव को बरामद किया। दरअसल पुलिस ने पुजारी के शव को मंदिर के पास के एक झोपड़ी से बरामद किया। भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती भी हरदोई में कर दी गई है, जहां से इस पुजारी के शव को बरामद किया है। लाठी डंडों से पीट पीट कर पुजारी की हत्या कर दी गई है। हरदोई से जिस प्रकार की घटना सामने आई है, दरअसल एक पुजारी को लाठी डंडों से पीट पीट कर उसकी जान ले ली गई है। इससे पहले भी ऐसी वारदातें सामने आती रही हैं, ऐसी घटनाएं सामने आती रही है जब पुजारियों को इस तरीके से हत्या हुई है। इससे पहले भी हमने देखा था जब महाराष्ट्र में भी पालघर जो मामला बहुचर्चित मुद्दा बना हुआ था, उस दौरान भी ऐसी पुजारी की हत्या की गई थी। लेकिन फिलहाल इसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हरदोई में जो घटना घटी है, जिस पुजारी की हत्या की गई है, पुजारी की हत्या करने के पीछे का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन वो लोग थे जिन्होंने इस पुजारी की हत्या की और क्यों लाठी डंडों से पीट पीट कर इसे मारा गया। तो फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले में कुछ भी स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल जारी है पुलिस की। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुजारी को काफी दिनों से धमकियां मिल रही थी और इस बीच ये खबर सामने आई कि पुजारी को मार दिया गया है। तो लाठी डंडों से बुरी तरीके से पुजारी को पीटा गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुजारी के शव को मंदिर के पास के झोपड़ी से बरामद किया है पुलिस ने। तो उसके शव को बरामद किया गया और इसके बाद से ही पुलिस मामले में जुटी हुई है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।